हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आनंद मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपकी मेरी क्लास में। लास्ट टर्न पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे परफॉर्म करती हैं, किस तरीके से वो ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ चलती हैं। और मैंने डायमेंशंस की बात किया था। डायमेंशन में मैंने आपको जीरो डायमेंशन में पॉइंट ऑब्जेक्ट, लीनियर डायमेंशन में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, प्लेनर डायमेंशन में मैंने सीट और स्पेस डायमेंशन में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बताया था आपसे। तो ये तो हो गया प्रोसेस कि किस तरीके से चार्ज अगर डेवलप होगा तो वो अपना चार्ज जब भी किसी मैटर के ऊपर डेवलप होगा तो वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन डेवलप करता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती हैं, वो चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था। आज हम लोग इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेके कुछ वर्क ऑपरेशंस देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पे समहाउ रीजन में प्रेजेंट हैं तो वो किस तरीके से अपनी प्रेजेंस या अपनी एग्जिस्टेंस को शो करती हैं। ठीक है, तो वैसे देख तो सकते नहीं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, बट प्रेजेंट होती हैं। सपोज करिए चार्ज कैसे डेवलप हो रहा था, हम लोगों ने बात किया था कि सर अगर किसी भी मैटर पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या एफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से चार्ज डेवलप होता है। और चार्ज दो तरीके का, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायमेंशन जो आती थी वो अवे फ्रॉम द चार्ज आती थी, और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो उससे जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायमेंशन होती थी वो टूवर्ड्स द चार्ज आती थी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉनों का नंबर कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनों का नंबर ज़्यादा होगा तो निगेटिव चार्ज। चार्ज हमेशा n इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में ही जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चार्ज क्वांटाइज्ड भी बोला जाता है। अच्छा, आज हम लोगों का जो मेन मकसद है वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेके, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये अपने बिहेवियर को स्पेस में किस तरीके से शो करती हैं या अपने प्रेजेंस को ये किस तरीके से दिखाती हैं, थोड़ा उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। इसकी प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है। जो भी बच्चे ये दूसरी क्लास देखने के लिए आए हैं वो पहली क्लास ज़रूर देख लेंगे एक बार। वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नेचर के बारे में बताया है कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती हैं, ये ओपन लूप्स बनाती हैं, क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप लाइंस नहीं बनाती, ये ओपन बनाती हैं। गॉस लॉ इसीलिए वैलिड होता है वहाँ पे। इसके बाद में मैंने बताया था आपको कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया करती हैं, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ये रिपेलिंग नेचर की होंगी। वहाँ पे मैंने बताया था वाई लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, ये रिपेल कर देंगी एक दूसरे को। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फंडामेंटल क्लास थी, बेसिक क्लास थी इसकी, मैंने लिया था। अब मैंने आपको बताया था कि अगर जीरो डायमेंशन वाला ऑब्जेक्ट है यानी पॉइंट चार्ज है तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी स्पेस डायमेंशन में जाएंगी। स्पेस डायमेंशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर एक्स वाई जेड एक्सिस मान लें हम लोग तो वो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में प्रेजेंट होंगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज हम लोग इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। जैसे अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी मैंने वहाँ पे बताया है कि किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होती हैं और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म होती हैं। यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूँगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी रीजन ऑफ स्पेस में सपोज करिए इस तरीके से प्रेजेंट हैं, यूनिफॉर्म है ये, और वेक्टर क्वांटिटी है तो सर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इसका प्रेजेंट होगा। ठीक, अच्छा सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसकी वजह से हो सकती हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। अगर मेरी आपने पहली क्लास की है तो आप समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसकी हो सकती है। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई हैं। सबसे पहली बात, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई चार्ज प्लस क्यू का आ जाता है जिसका सपोज करिए मास है m, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर कोई चार्ज आता है तो बेटा इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, क्या, तो वो फोर्स लगेगा Q इंटू ई का, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी,
टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, लगने वाला फोर्स जो होगा वो किधर लगेगा, टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो पहली बात कि अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट हैं और उसमें कोई चार्ज आ गया तो चार्ज के ऊपर फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई तो देंगी नहीं, लेकिन वो अपने प्रेजेंस को शो करेंगी। आप चार्ज लेके जाओगे तो चार्ज को वो रिपेल करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको अपने डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इट मींस ये चार्ज क्या होगा, ये चार्ज होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा Q इंटू ई का, और ये फोर्स की वैल्यू जो होगी वो मास इंटू एक्सीलरेशन। यहां से अगर एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना चाहें तो QE/m। अब ये ध्यान रखना, ये चार्ज बेटा एक्सीलरेट हो रहा है, ये चार्ज क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है। और कोई भी एक्सीलरेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है, ध्यान रखिए ना। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई चार्ज रख दिया तो उसके ऊपर पहले चीज क्या होगी सर, एक फोर्स लगेगा। डायरेक्शन भी पता कर लेंगे हम लोग सर, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उधर फोर्स लगेगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ वैलिड होगा, क्या कहता है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। हम लोग यहाँ से फोर्स की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन को आगे भी लेके जा सकता है। एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, आपसे स्ट्रेट लाइन मोशन की तीनों इक्वेशन वैलिड हो गई अब, यानी v इज इक्वल टू, ये आपसे पूछ क्या सकता है, तो सबसे पहले तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a/s। ये चीजें वैलिड हो गई, सारी वैलिड हो गई ये इक्वेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर कोई चार्ज रखेंगे तो सर फोर्स लगेगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ वैलिड होगा यहाँ पे, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन से इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, चार्ज जब भी एक्सीलरेट होता है तो वो किसको जनरेट करता है, तो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, तो सर इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों एक साथ एक ही एक्सिस पे प्रोपोगेट करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपोगेट करती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलती हैं। ये होती हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चार्ज अगर एक्सेलरेट होगा, ये एक्सेलरेट होगा तो ये किसको जनरेट कर रहा होगा सर, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये जनरेट कर रहा होगा। अगर ये इलेक्ट्रिक वेव होगी तो ये मेरी मैग्नेटिक वेव होगी, ये प्रोपगेशन एक्सिस विद स्पीड ऑफ लाइट। अगर ये मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, कुछ इस तरीके से। इतनी बातें तो याद रखिएगा। पहले पार्ट में मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट हैं, और इसकी खास बात कैसी है, ये यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होंगी तो केस बदल जाएगा। मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट कर लिया है मैंने, कैसे जनरेट किया था, चार्ज से। चार्ज की डिफिशियंसी हुई, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बनने लगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने पुट कर लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब सबसे पहले मैंने क्या देखा कि अगर कोई चार्ज आ जाए और ये चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ वैलिड होगा सर, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड हो गई सारी। चार्ज जब भी एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इतनी बातें तो यहां से पहले पार्ट में, ठीक है, पहला चार्ज। चलिए दूसरे केस की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। सपोज करिए फिर से मैंने लिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब की बार मैं, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि अगर पहले वाले केस में ये चार्ज निगेटिव हो जाए तो फोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर चार्ज मेरा निगेटिव हो जाए तो फोर्स की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर हैं तो फोर्स इधर लगेगा।
ठीक है, बाकी सारी चीजें वैलिड रहेंगी, यही वाली। ओके, अब सिंगल चार्ज की जगह मैं एक डाइपोल लेता हूं। मैं क्या ले लेता हूं? एक डाइपोल। डाइपोल होता क्या है जरा देखिएगा। जैसे मैं एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं, वाटर मॉलिक्यूल ले लेता हूं। मैंने लिया वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें बेटा 2 लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, तो लोन पेयर इसके ऊपर रिपेल करेंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। sp3 पे बॉन्ड एंगल आना चाहिए 108 डिग्री और 109 डिग्री, 109 डिग्री एंड 8 मिनट का बॉन्ड एंगल आना चाहिए। लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड जो होता है वो श्रिंक हो जाता है और ये आ जाता है लगभग 105 डिग्री के पास में। अब जरा देखिए, अगर मुझे इसका शेप बताना होगा तो शेप बताते समय सिर्फ मैं लोन पेयर को भूल जाऊंगा, ओनली बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड को देखूंगा। और कोवेलेंट बॉन्ड में देखिए इसको वी शेप भी बोल देते हैं, वी शेप भी बोल दीजिए, उल्टा भी है ना, वी शेप, बेंड शेप भी बोल दिया जाता है इसको, ये है। और ये बॉन्ड एंगल इतना आएगा। जरा देखना, अगर मैं आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो भी होगा इसका, वो नेट में कौन खींच लेगा अपनी तरफ? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। पूरा तो नहीं खींच पाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अगर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो वो आयनिक बॉन्ड बन जाता, अब फुल्ली पॉजिटिव या फुल्ली निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच रहा है, तो पूरा तो इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा, स्लाइटली डिस्प्लेस करेगा अपनी ओर। तो स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट की वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अच्छा, ऑक्सीजन के ऊपर तो पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। ये इलेक्ट्रॉन गए कहां से हैं? हाइड्रोजन के ही पास से गए हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींचा है अपनी तरफ, वो हाइड्रोजन के ही तरफ से तो खींचा है। तो हाइड्रोजन के ऊपर उतने ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा कि नहीं? तो हाइड्रोजन पे उतने मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे उतने ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बॉन्ड लेंथ किस पे मेजर करते हैं, तो आप बोलोगे सर बॉन्ड लेंथ हम लोग पिकोमीटर के लेवल पे मेजर करते हैं। पिकोमीटर, जैसे आप 212 पिकोमीटर, 210 पिकोमीटर, 186 पिकोमीटर, आप अपनी एनसीईआरटी में देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्ड लेंथ को वहां पे दिखाया गया है। कमेंट में करना उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी थी। तो 212 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ बनेगी यहाँ पे। अब सुनिए कि व्हाट इज डाइपोल। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर का चार्ज जब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे क्रिएट हो। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच? अगर कोई पूछे 1 पिकोमीटर किसके बराबर है, तो हम बोलेंगे सर 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है 1 पिकोमीटर। इस लेवल की बात कर रहे हैं। अगर ये कभी कभी जैसे 212 पिकोमीटर है, नीचे आके आएंगे स्ट्रॉन्ग में भी बोले ये वैल्यू, तब भी आप उसको डाइपोल ही मानेंगे कि हाँ सर ये डाइपोल हो सकता है। लेकिन अगर वो मिलीमीटर सेंटीमीटर में बताने लगे, दो चार्जेस के बीच की दूरी मिलीमीटर सेंटीमीटर में बता रहा है, तब बी अलर्ट, वो डाइपोल नहीं है। बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे जब क्रिएट होता है ऐसा चार्ज, तभी हम उसको डाइपोल बोलते हैं। तो ये बना मेरा एक डाइपोल। क्लियर है? इसी तरीके का डाइपोल, या ये कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस में अगर मैं एक मॉलिक्यूल को उठाऊं तो वो डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। अगर इस डाइपोल को, अब जरा इस डाइपोल से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लीजिए, फिर मैं इस पे आता हूं। अगर डाइपोल को देखा जाए तो -q +q का चार्ज, बीच की दूरी d, सेंटर पॉइंट O, यहां से ये दूरी है d और ये भी दूरी कितनी है? d है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं अवे फ्रॉम द चार्ज।
यानी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी समथिंग लाइक दैट, ये। और निगेटिव चार्ज की देखूं तो निगेटिव चार्ज के लिए तो टूवर्ड्स द चार्ज, ये हो गई। बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेंगी, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी ये क्लोज लूप नहीं है, ये क्लोज लूप नहीं है, एक जगह से यहां से ओरिजिनेट हुई यहां पे टर्मिनेट हो गई, इट इज नॉट अ क्लोज लूप, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये आई, एक आध दो फील्ड लाइंस रीजन और बना दें इसके, ये हो गई मेरी डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये बोली जाती है उसकी एक्सियल पोजीशन, ये हो गई इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। ये स्पेस में है, ये आपको प्लेन में दिख रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी जा रही होंगी, पीछे भी जा रही होंगी, उधर भी, नीचे भी नेगेटिव चार्ज से। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज से सर प्लेन में तो होंगी, प्लेन के बाहर भी आ रही होंगी, प्लेन के अंदर भी जा रही होंगी, और ये पूरा एक लोब बन रहा होगा यहाँ पे, कुछ इस तरीके से होंगी। ये वाला रीजन आप देखोगे समवेयर इट मे बी पॉसिबल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो हो जाए यहाँ पे, भाई रिपल्सन होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, ये पूरा एक रिंग बनेगा, इस पूरे रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या मिलने वाली है अपने को, जीरो मिलने वाली है, ठीक है। और वो नल पॉइंट की तरह ट्रीट होता है। अगर किसी भी रीजन ऑफ स्पेस में चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू जीरो है तो उसको नल पॉइंट बोला जाता है। हम लोग देखेंगे कुछ केस में ऐसे। तो ये है मेरा डाइपोल। अच्छा, डाइपोल में अगर पूछे एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, तो K2P बाई एक्स क्यूब, अगर यहाँ से दूरी x मान लो। इक्वेटोरियल पोजीशन पे आती है KP बाई एक्स क्यूब। जनरल एंगल थीटा पे पूछ ले तो जनरल एंगल थीटा पे आता है KP बाई एक्स क्यूब टाइम्स रूट ऑफ 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 3 पॉइंट तो यहां से ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर है, डाइपोल की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। ये बना मेरा डाइपोल। अगर आप डाइपोल पे 90 डिग्री मूव करो, अभी डाइपोल कुछ इस तरीके से है, डाइपोल पे 90 डिग्री आप जाइए, मेरी बात ध्यान से समझना। डाइपोल पे मैं 90 डिग्री मूव करता हूं तो जरा देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और 90 डिग्री अगर गया डाइपोल पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो गई। तो डाइपोल पे 90 डिग्री मूव करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना मूव कर गई है, अभी देखो ये इधर थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पलट गई तो 180, यानी 180 डिग्री मूव कर गई। 90 डिग्री डाइपोल पे मूव करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मूव कर जाती है, 180 डिग्री, जस्ट डबल। यानी अगर मैं पूछूं डाइपोल पे मैं 55 डिग्री मूव करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मूव कर जाएगी, तो आप बोलोगे सर 110 डिग्री मूव कर जाएगी, जस्ट डबल होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया मेरा डाइपोल। डाइपोल के बारे में हम लोगों ने देख लिया। क्या सबसे पहले तो डाइपोल क्रिएट कहाँ पे होता है ये ध्यान रखेंगे। डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होती हैं, किस पोजीशन पे क्या क्या चीजें आती हैं। अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूँ, मैं पोटेंशियल में फिर से आऊंगा एक बार डाइपोल के ऊपर। तो ये चीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी मूव कर जाती है। अगर डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रख दिया जाए, मतलब अब आ जाते हैं हम लोग अपने ओरिजिनल टॉपिक पे जो हम लोग पढ़ रहे थे। डाइपोल को अगर सर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रख दिया जाए तो होगा क्या। डाइपोल, अब फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लगेगा, और निगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ये तो होगा। अगर पूछूं आपसे फोर्स की वैल्यू कितनी होगी तो आप बताओगे सर Q/E। जब भी कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स Q/E आता है। कूलम्ब्स लॉ ने भी यही बताया है, ये कूलम्ब्स लॉ ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था KQ/R², पहले लेक्चर में बताया समझाया, उसको देख के आइएगा।
फिर यहाँ पे ये फोर्स आ गया, इधर लगेगा फोर्स, ये यहाँ पर भी ये फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, वो भी होगा कितना, Q इंटू ई ही होगा। अब जरा देखिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, चार्जेस सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, तो लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, यूनिफॉर्म, बट डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं, डायरेक्शन अपोजिट है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर का चार्ज अगर एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शन में लगे तो वो फॉर्म करता है कपल। इसको क्या बोलते हैं सर, वो कपल है, कपल है। कपल इज अ फॉर्म ऑफ टॉर्क, टॉर्क का ही एक फॉर्म होता है। चलो तो जरा हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखा जाएगा तो होगा क्या। तो यहां पे था मेरा डाइपोल, -Q + Q का फोर्स लगा यहाँ पे कितने का सर, तो फोर्स लगा Q इंटू ई का। इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैंने पहले ही बता के रखा है। यहाँ पे फोर्स लगेगा कितने का, Q इंटू ई का फोर्स लगेगा, ये कपल बनाएगा। इन दोनों के बीच की अगर दूरी पूछूं कितनी है तो आप बोलोगे सर 2d टोटल डिस्टेंस होती है। और ये डाइपोल ओरिएंटेड है एट एन एंगल थीटा। कितने डिग्री पे ओरिएंटेड है ये मेरा, थीटा डिग्री पे है। तो अगर कोई डाइपोल थीटा डिग्री पे ओरिएंटेड होगा तो फोर्स लगेगा, और ये फोर्स क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पे वर्क कर रही है तो क्या वर्क डन होगा, यहाँ पे एक वर्क डन होगा, और वर्क डन की वजह से क्या होगी, एक एनर्जी स्टोर हो रही होगी यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर किसी डाइपोल को जनरल एंगल थीटा पे रख दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर कोई डाइपोल रखा जाएगा तो उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अलोंग ओरिएंटेट करती है, उसके लिए वो मेहनत करती है, वर्क डन करती है। और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करती है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा उसके अंदर ही। बस इतनी सी है, 3-4 बातें बताते हैं वो लोग, समझिए क्या मैंने क्या क्या बताया कि सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा जाएगा तो डाइपोल के ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से उस रोटेट करेगा, यानी टॉर्क लगेगा, वहां पे भी हम लोग देखते हैं। तो फोर्स लगेगा, एक वर्क डन होगा, एंड वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइपोल के ऊपर परफॉर्म की जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करेगी, और इस डाइपोल में जो एनर्जी आ रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रही है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, तो डिफिशियंसी या एफिशिएंसी ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है। चलो थोड़ा देखते हैं। तो बेटा यहां पे लगेगा क्या, कपल। और कपल की सिंपली वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, कोई एक फोर्स ले लो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। आप मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइन को कट करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होती है। थीटा के जो पास है वो कॉस है 2d, यानी ये लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी 2d कॉस थीटा। थीटा के जो पास है वो कॉस है। इधर आओगे 90 डिग्री पे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2d साइन थीटा। तो ये आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लगने वाला फोर्स। तो कपल की जब वैल्यू लिखी जाती है तो कोई एक फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। ये ध्यान रखिएगा, कपल को लिखने का तरीका है। फोर्स की वैल्यू कितनी है रे लाडलो, तो Q इंटू ई क्रॉस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई 2d साइन थीटा। अब इसको लिख सकते हैं E इंटू Q इंटू 2d साइन थीटा। व्हाट इज Q इंटू 2d, सर ये डाइपोल हो गया, तो E डॉट P साइन थीटा। ये डॉट ही समझिएगा आप, इसको, इससे कंफ्यूज मत होना।
ई डॉट पी साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू देगा? तो सिंपली ये देगा ई पी क्रॉस ई, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? पी क्रॉस ए। और ये जो कपल था इज नथिंग बट अ टॉर्क, ये आ जाएगी। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई डाइपोल रखा जाएगा तो डाइपोल पे भी वर्क परफॉर्म होगा, और डाइपोल पे वर्क परफॉर्म होगा तो ये टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क की वजह से क्या ये डाइपोल रोटेट करेगा? डाइपोल रोटेट करेगा, तो यानी टाउ डी थीटा, स्मॉल डी डब्ल्यू पूछूं तो वो कितना आएगा? टाउ डी थीटा। ये इस पे फोर्स लगेगा, ये मूव करना शुरू करेगा। टोटल वर्क डन पता करना हो तो हम लोग क्या इंटीग्रेट कर लेंगे डी डब्ल्यू को, सपोज करें 0 to w, टाउ की वैल्यू है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट कर लो इसको तो ये आ जाएगा माइनस पीई, और सपोज करिए θ1 to θ2 जा रहा है तो पीई कॉस थीटा, लिमिट रख दीजिएगा θ1 से θ2। ये अगर कुछ इस तरीके से ओरिएंटेशन ले रहा है, पहले θ1 था बाद में θ2 हो गया, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये आ गया मेरा वर्क डन। और ये वर्क डन किसकी वजह से आ रहा है? तो सर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो जरा देखो, मैंने सबसे पहले केस में आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने बताया कि अगर कोई चार्ज रखा जाएगा तो चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, ये सारी बातें होंगी। ये कुछ इधर भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। दूसरा मैंने डाइपोल रखा, आपको डाइपोल समझाया, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल किस तरीके का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पर क्या आती हैं। अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस डाइपोल के ऊपर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, कपल टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वैल्यू ये आएगी, और ये टॉर्क इसको रोटेट कराएगा, मतलब एक वर्क डन होगा, और वर्क डन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा। दिस थिंग, इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ये एनर्जी दे कौन रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रही हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया दूसरा केस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक केस और देखते हैं हम लोग। सपोज करिए एक, अब की बार मैंने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले लिया है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा है। अगर मैं पूछूं कि बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जरा बना के दिखाओ, तो आप बताओगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी, और जरा देखो ये बनने वाली होंगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बिल्कुल चक्र सुदर्शन जैसा, है ना? इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड जाएंगी। अगर यहां पे मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और सपोज करिए ये दूरी कितनी है? आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर क्यों जा रही है? अगर इसी पे मैं एक इलेक्ट्रॉन को बोल दूं रिवॉल्व कर रहा है, मे बी पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व करने लगे, इलेक्ट्रॉन क्या करे? रिवॉल्व करे। और अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो जरा देखो क्या क्या चीज होंगी। ये मेरा है पार्ट 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जरा लेके डील करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर चार्ज कैसा सर? तो निगेटिव चार्ज। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के ऊपर चार्ज कैसा? पॉजिटिव चार्ज। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन कैसा फोर्स फील करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड फील करेगा ये इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड, अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा, फील्ड नहीं फील करेगा। इलेक्ट्रॉन कैसा फील करेगा सर? एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा अपनी तरफ। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भाई साहब क्या कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन भाई साहब एक वी वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं।
v वेलोसिटी से कैसा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। अभी मैं ये मान लेता हूं कि ये मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। ये मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो केस ही बदल जाएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज थोड़ा इसको बताते हैं। देख लो, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी केस बना क्या, जरा देखिए। एक रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये प्लेन में है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस में है? प्लेन में है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है। और बेटा इस पे एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब v वेलोसिटी से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा फोर्स फील्ड होता है? सर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है। कैसा फोर्स फील्ड? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो लगने वाला जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा सर? सर अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसके ऊपर सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स को कौन सा फोर्स कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या आती है? mv²/r, है ना। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन? तो क्या चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है? चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है कि नहीं? बिल्कुल सर। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू कितनी है? तो सर उसकी वैल्यू है, अच्छा फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q इंटू E। मेरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रेजेंट है? λ/2πε0r। लगने वाला फोर्स कितना होगा सर? सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r से r कट गया। अगर आपसे पूछे कि वेलोसिटी दे के रखी है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा, तो ये रिलेशन एक बनेगा। मैं इसको कट नहीं करता हूं, आप ऐसे इस रिलेशन को यूज कर सकते हो। समझना कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई चार्ज रिवॉल्व करे तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ये तो पहला हो गया। दूसरा, इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती हैं, आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दे। आपको इसकी क्या बता दे? पोटेंशियल एनर्जी बता दे। और पोटेंशियल एनर्जी बता दे कि सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सपोज करिए है -k/r²। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। और आपसे पूछे कि इसकी टोटल एनर्जी बताओ बेटा कितनी है, तो हम जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की क्या होती है कि अगर निगेटिव टाइम्स आप कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड को डिफरेंशिएट कर दो तो वो किसकी वैल्यू दे देता है? सर वो फोर्स की वैल्यू दे देता है। किसकी वैल्यू देगा? फोर्स की। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करिए, यानी -d/1/k/r² जो आएगा ये किसकी वैल्यू दे देगा? फोर्स की। ठीक है ना, फोर्स की वैल्यू दे दिया। और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म कर रहा है। मोशन कैसा परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो बेटा होगा क्या, जरा देखो। इलेक्ट्रॉन मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से, जिसकी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू है λ/2πε0r। और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जो मैंने -dp/dr से जो वैल्यू कैलकुलेट की वो किसकी वैल्यू देगा? फोर्स की। था कितना? नेगेटिव टाइम्स d/dr ऑफ k/r²। ये किसकी वैल्यू देगा? फोर्स की। और अगर इलेक्ट्रॉन मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कौन सा होगा? तो सर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। F सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? mv²/r लिख दूं, क्योंकि सर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा।
फोर्स की वैल्यू मिलेगी, वो देगी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल के मैं यहाँ से इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ। फोर्स की वैल्यू जो भी आएगी mv² डिवाइडेड बाई ये फोर्स मैंने निकाल लिया है। फोर्स की वैल्यू ये है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई आर कर दूं, हाफ mv² की वैल्यू हो गई, डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, तो क्या ये मेरी काइनेटिक एनर्जी बन गई कि नहीं? Pe मुझे दे के रखा है, Pe गिवन था, और Ke मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो टोटल एनर्जी अगर पूछे कितनी होगी, टोटल एनर्जी पूछे कितनी होगी, तो सर Pe प्लस Ke इसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। क्या कैलकुलेट कर लोगे? तो आज मैंने 3 केस डिस्कस किए हैं, कुछ और केसेस के मैं लेके आऊँगा। अभी के लिए मैंने पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, मैंने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, और मैंने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से एक सर्टेन इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराया। ये तीसरा केस था इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ और केस हैं लेके आऊँगा। आज मैं अपनी क्लास को यहीं रोकता हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खासकर मैं उन बच्चों से ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो जेई या नीट के लिए सीरियसली लगे होंगे, वो लोग लेक्चर को ज़रूर फॉलो करेंगे, और आपको PYQs बनाने हैं। ये आप, मेरा एक सजेशन है आपके लिए, आप PYQ बनाइए। मैं ट्रूली PYQ ही लेके आऊँगा, पूरी PYQ सॉल्व कराऊँगा, और पिछले 20 या 25 साल के PYQ कराऊँगा। आप देखिएगा क्या वही चीज़ें वो बार बार रिपीट करते हैं कि नहीं। बेटा, ज्ञानवान होना और सिलेक्शन लेना दोनों में फ़र्क है, ये मैं बिल्कुल एकदम साफ साफ बता रहा हूँ। आपका अभी मेन मोटो होना चाहिए आपके एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। तो जो चीज़ें पूछी जा रही हैं आप उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करिए अपने आप को। ज्ञानवान हम लोग बाद में भी हो लेंगे, ठीक है ना, हम लोग हैं ना उसके लिए। तो आज यहीं रुकते हैं। दैट्स फॉर टुडे क्लास। अगर वीडियो लेक्चर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। हैव अ नाइस डे। एक